नमस्कार। जॉय राइड लर्निंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज सुनिए शिवानी जी की दिल छू लेने वाली कहानी लाटी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लंबे देवदारों का झुरमुट झकझुक कर गेठिया सैनिटोरियम की बलैया सी ले रहा था। कांच के झरोखों पर सूरज की आडी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर गिरकर उन्हें उठा देती थीं। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी, सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले T.P मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। भुआली से भी अधिक मांग तब गेठिया सैनिटोरियम की थी। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पर्वत पर गेठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगुना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगिणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी बिछाए बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देख देख कर दवाइयां देता। पास के बंगले के मरीज अत्यधिक तृष्णा और चाव से उनकी कबूतर सी युगल को देखते। ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की स्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, अत्यंत ही मीठे स्वर में पर्वतीय गीत गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाद्दी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख प्यार से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला हो गया था और उसकी विशाल विशाल आंखें और विशाल विशाल हो गई थीं। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहां न अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। कारागार की पक्षी आजाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर पंखों में विहंगम करने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में गहरे प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सींक सी कलाई की सोने की कंगन सरसर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गेठिया का डॉक्टर एक प्रौढ़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो, ये बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूं तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल हो गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और मां ने रो रो कर चिट्ठियां डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, ये बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट कमरे की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की, चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस अरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की व्यथा से कराहती वह अपनी कदर गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्षपति श्वसुर को लक्ष्य बनाती, हैं हमारे बुढ़ज्जू आदि कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू तीथान श्मशान को जा रही है तो उनकी बला से। दुम उठाकर जिसे देखा वही बदजात नर से मादा निकला। ए शाबाश, क्या पंच के दर्जे का सेंस ऑन एफ ह्यूमर है, भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की अर्थी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो। कप्तान हंसकर कहता, प्रौरा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूंछें नोचकर हरामी के मुंह में ठूंस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता,
मूंछें नोचकर मुंह में ठूंसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भागकर बानों को सुनाता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें पर्वतीय स्थलों नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बंधन काट दी थी। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बरहच गई है। खांसी का दौरा सा आया और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण लेटी थी। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूंसने का स्वप्न पूरा किए बिना भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानों की विशाल विशाल आंखों में भी उदासी की रेखाएं उभर गईं। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो अस्थियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में तैरती रुई का फाहा थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को त्यागना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को क्रोधित बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस खेलकर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानों की हर जिद पूरी करता। कभी वह खिल्ली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे देवदारू की छाया में बैठा रहता। बानों को विवाह के ठीक तीसरे ही दिन त्याग कर उसे बसरा जाना आवश्यक था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फूटे शरीर और भूरी भूरी मूंछों को देखकर बानो उसे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढांक लेती। दूसरे दिन बहुत कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी हुई थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी चिबुक उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो। उसके पतले होंठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम। कप्तान ने हंसकर मजाक कर दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठीं। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, कितना प्यारा नाम है। पर्वतीय नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली, परूली, रमा, खष्टी। वह बोला। कितने साल की हो तुम, बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16 वहां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहां वह ठसकेदार बांग का कप्तान और कहां हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांधकर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी छालियां कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थीं और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर झुका दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भर आया। 3 दिन की ताजा सुंदरी नववधू को इस तरह तज कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी बन गए थे, गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध राहों पर चप्पल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सी बचाता सेंध गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के वस्त्र धोए, ससुर के हौज बिने, पर्वत की नुकीली छतों पर 5-5 सेर दाल पीसकर पकवान बनाए। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक वलय मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गेठियां पहुंचा और एक प्राइवेट कमरे के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया।
2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में खो गए, पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी वस्त्रों का बक्स निकलवाकर बानो ने कई वस्त्रों पर इस्त्री करवाई। बहुत देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 to 3 days। इससे ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफेद हो गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की कटुता से अछूता ही रखना चाहता था। भुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बांह फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम त्याग कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे। बानो, यहां साली तबीयत बोर हो गई है। भरपूर उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक हो गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। आधी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी, बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफी दूर तक चल लेती थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आईं, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बहुत दूर रत्ती घाट पर बानो की वस्त्र मिला था। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसके वस्त्र को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी सर्दी की भयंकर लंबी रात के समान है जो कांटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोंक पीट कर बहू छांटी। ऊंची अगली, गोरी और ए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती पुत्री थी, फिर दूजू की बीवी थी जो बादशाह की अश्वी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियां सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और एक बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमाकर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की हल्की सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपटी के आसपास बाल सफेद हो चले थे। 2 जवान बेटों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में PRH रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठगोदाम से चलकर गेठियां दिखा और वह गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रैंड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पर्वत का इंटीरियर घूमा जाए। भुवाली चलें। चिकन, सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट कार भुवाली की ओर बढ़ाई। बगल में दामी चंदेरी परिधान और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भोवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने कार रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पर्वतीय स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था। मेजर की गरिमा कहां जाएगी, वह बोला। मिट्टी में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली हो गई थी, उसी को झटक कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पर्वतीय दुकानदार भौचक सा रह गया।
काष्ठ के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने कहा। पर्वतियों और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसे अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा युगल पर्वतीय कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलख अगोचर करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भलदा भलदा कहकर मुख्य वैष्णवी ने पूर्ण प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। मुख्य वैष्णवी बहुत ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, बामण जीव की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहां जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर टिकी। कुत्सित बूढ़ी प्रौढ़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाढ़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न हो गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी, और गूंगी जिह्वा का गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या ये गूंगी है? माय गॉड, व्हाट ब्यूटी, प्रभा बोली। हां सरकार, ये लाटी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी। भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध होकर लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मीम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है, मुख्य वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जिह्वा इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरियो मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक सेर खून उगलता था, पर गुरु का शरण में आया तो सब रोग सोग ठीक हो गया इसका। लाटी जीभ दिखा। धू धू कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी। जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 सेर, सब भूल गया, हमारा आर्डर भी नहीं मानती। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओह माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है हरामी। अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हां गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अगोचर अलख बजता उठ उठा। लाटी बैठी ही रही, मेजर तक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और श्रेष्ठ विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाटी, मुख्य वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाटी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींध कर लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, बन्नी, बन्नू। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की राह में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर छूटे हुए को लाना सबसे भारी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सकते? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा, और मेजर उठ उठा। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाटी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।